पीस प्राइज जीता हुआ है, तो वो भी बांग्लादेश में पीस यानी कि शांति लेकर आएगा। लेकिन ये शांति पुरस्कार जो है वो मोहम्मद यूनुस का धरा का धरा रह गया। जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके के हालात इस वक्त बांग्लादेश में बने हुए नजर आ रहे हैं, निपुण जी आपने कहा। और देखिए क्या है कि बांग्लादेश में आपने कहा पीस प्राइज जिसको मिला है यूनुस को, वो, लेकिन बात है कि जो ये आया व्यक्ति है यूनुस जो है, क्या वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से आया है? आप जी कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये एक लोकतांत्रिक तरीके से बना हुआ व्यक्ति नहीं है। और जब लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आया है, चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से नहीं आया है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो कार्य निश्चित रूप से अलोकतांत्रिक होगा, यानी कि वो लोकतांत्रिक होगा ही नहीं। ये एक नया ट्रेंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप क्या देखेंगे, पूरी दुनिया के अंदर एक नया ट्रेंड ये है कि जो आपका सॉफ्ट चेहरा हो उसको रखो और बैक में रखो आपके क्या रेडिकल फोर्सेस। वो क्या करेंगे, उस सॉफ्ट चेहरे को दिखाकर अपने मंसूबे को कामयाब करेंगी। अभी जो हमला हुआ, जो हमला हम देख रहे हैं, जो गौनो अधिकार परिषद के द्वारा किया गया, वो किया गया जाति पार्टी के ऊपर। और जाति पार्टी पुरानी पार्टी है, गौनो परिषद अभी 2024 में बनी है, नई नवेली वो पार्टी बनी है। गौनो परिषद 1986 की बनी हुई एक पार्टी है, जो प्रेसिडेंट इरशाद हुआ करते थे उनके द्वारा क्या थी, बनाई गई थी। और जो ये आपका इरशाद, यानी हो क्या रहा है कि जो नई नवेली पार्टियां हैं, दो कारणों से ये कर रही है कार्य, इस तरह के कार्य गौनो परिषद ने जो किया। पहला कारण क्या, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए कि हम हैं और हमारी भी क्या चर्चा होनी चाहिए मीडिया में, तो हम देंगे। एक तो ये रीजन है। दूसरा, विरोध यानी कि विपरीत, जो भी मेरा विरोधी होगा मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। ये एक रेडिकल जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि मेरे विरोध में जो है मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। तो बांग्लादेश के अंदर जो आज आप देख रहे हैं वो वही रेडिकलिज्म ही है। तो रेडिकलिज्म का चरम को देखने को मिल रहा है कि वो अपने सामने विरोधी पार्टी को, विपक्षी पार्टी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, अवामी लीग को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, इस प्रकार की जातीय पार्टी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जो इस प्रकार के वहां पर हमले हो रहे हैं। तो ये तो आप कहना जी कि यूनुस जो है सॉफ्ट चेहरा है, ये है वो है, वो एक पूरी सोची समझी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, ताकि दुनिया के सामने हम क्या दिखाएं, यूनुस का चेहरा, और पीछे अपने मंसूबे हम पूरे करें। ये जी भी जी सोढी साहब, दूसरी ओर जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, जिसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि इन हालातों में सेना को जो चीजें हैं, जो सत्ता है, वो टेक ओवर कर लेनी चाहिए। क्या सोढी साहब आपको लगता है कि सेना के टेक ओवर करने के बाद स्थितियां सामान्य होती नजर आएंगी बांग्लादेश में? जय हिंद अभिषेक जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। अभिषेक जी, ये जो कट्टरवादी लोग होते हैं, पहले ये माइनॉरिटीज पे हमला करते हैं जी और जब उन्हें भारी सफलता मिलती है तो वो अपने धर्म के लोगों को ही चुन चुन के मारने लगते हैं, क्योंकि उनको पूरी खुली छूट मिल जाती है। उन्हें सफलता की वजह से जो उन्हें माइनॉरिटीज पे सफलता मिली है वो अपने लोगों पे करना शुरू कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बांग्लादेश, जहां पे हमने देखा पिछले एक साल में हिंदुओं पे, बौद्ध धर्म के लोगों पे और ईसाइयों पे जिस तरह से ये कट्टरवादी लोगों ने हमले किए, अब वो अपने ही मुसलमान भाइयों के ऊपर हमला करने लग गए हैं। जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक नामक सूफी संत की कब्र को खोदा गया और उसकी लाश को जला दिया गया, जो कि इस्लाम में जलाना अलाउड नहीं है, दफनाया जाता है इस्लाम धर्म में। तो आप देखिए इन्होंने कहां से शुरू किया, पहले माइनॉरिटीज पे हमले किए, अब वो अपने ही लोगों पे आ गए हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश में तुरंत इंडिपेंडेंट, फेयर और फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक ये इलेक्शंस नहीं होंगे जो कि इमीडिएट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, फेयर होंगे, फ्री होंगे, तब तक वहां पे ये जो वारदातें हैं ये चलती रहेंगी। जहां पे आपका मूल प्रश्न है सेना को क्या ये पूरा कब्जा लेना चाहिए, देखिए मैं किसी भी देश में सेना के टेक ओवर के साथ कभी एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि हर देश की सेना एक स्पेसिफिक जी कारण के लिए है और कभी भी देश की सेना को कोई अधिकार नहीं होता कि देश की सत्ता हड़प ले। तो जी इसलिए बहुत जरूरी है कि मोहम्मद यूनुस सरकार को आगे आना चाहिए, देश में पूरा नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि बांग्लादेश में बहुत तुरंत इलेक्शंस हो, इंडिपेंडेंट हो, फेयर हो, फ्री हो। जिस तरह से एक साल से
पिछले साल 5 अगस्त से लेकर आज तक जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, औरतों का बलात्कार हो रहा है, माइनॉरिटीज का तो कितना शोषण हो रहा है वो तो हम देख ही रहे हैं। अब वो अपने ही धर्म के लोगों को चुन चुन के मारे हैं। बांग्लादेश को अगर मोहम्मद यूनुस ने अब नहीं बचाया, बांग्लादेश इतनी बदतर हालत में हो जाएगा कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बदतर स्थिति में पहुंच जाएगा। जी, इस बीच में आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप दोनों मेरे साथ बने रहें, और इस बीच एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। बांग्लादेश से ही ये जानकारी है। बांग्लादेश में टारगेट पर सूफी मुसलमान है और राजबाड़ी में सूफी संत नूरा पगला की दरगाह पर हमला करने का मामला सामने आया है। कट्टरपंथियों ने दरगाह पर हमला कर दिया और सूफी संत के शव को अपमानित किया गया है और शव को कब्र से निकाला गया और कब्र से निकालने के बाद इस शव को जला दिया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में कट्टरपंथी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। सूफी संत नूरा पगला की दरगाह पर हमला करने का मामला, कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर आपके, बड़ी संख्या में जो है हमलावर पहुंचे। अपडेट आप तक पहुंचा दे, बांग्लादेश में सूफी मुसलमान टारगेट पर है और राजबाड़ी में सूफी संत नूरा पगला की दरगाह पर हमला हुआ है। कट्टरपंथी इस्लामावादियों ने समूह ने दरगाह पर हमला कर दिया। सूफी संत के शव को अपमानित किया गया। सूफी संत का शव कब्र से निकालकर सबके सामने जला दिया गया और संत के अनुयायियों और इस्लामावादियों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली है। कट्टरपंथी गुट सूफी प्रथाओं को गैर इस्लामी बताते हैं और बांग्लादेश में 12,000 से ज़्यादा मज़ार हैं, 17,000 सूफी दरगाह हैं। 5 अगस्त 2024 के बाद से सूफी समुदाय पर हमले तेज हुए। जमातिये इस्लामी और हिज्ब कर रहे हैं हमले। कट्टरपंथियों ने सिलहट में हजरत शाह पुरान दरगाह पर भी हमला किया था। ये हमले लगातार अब बांग्लादेश में बढ़ने लगे हैं। कट्टरपंथी बांग्लादेश में इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हैं। निपुण जी का रुख करूंगा सबसे पहले मैं। निपुण जी, क्या ये लड़ाई अब सिया वर्सेस सुन्नी पर भी आ चुकी है? जिस तरीके से यहाँ पर सूफी मुसलमानों के ऊपर भी, उनके दरगाहों पर भी, उनके संतों को भी अपमानित इस तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए, जो सिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट है ये उससे अलग है। सूफी जो है वो आपका पूरा सिया सुन्नी से अलग सेट की तरफ से इसको आप देखिए। सूफी जो एक मोमेंट है, स्टार्ट हुआ था जब भारत में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था, यानी कि जब मीराबाई, हम संत तुकाराम सब देखते हैं, तो उस समय मुस्लिम समाज में एक बात शुरू हुई थी कि हम भी कवाली आदि के माध्यम से, यानी कि भक्ति के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की हम बात करेंगे। तो सूफीज्म जो है उसको कहीं ना कहीं इस्लाम की मान्यताओं के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त नहीं है। वो कहते हैं कि सूफी जो है, जिस प्रकार से वो कवालियां करते हैं, मजारे बनाते हैं, जैसे हम देखते हैं भारत में भी आप देखते हो कि बहुत सारी आपके क्या मजारे हैं, उनको गैर इस्लामिक माना जाता है कि वो इस्लामिक नहीं है जी। ये पूरे इस्लाम का नजरिया है। आप जाइए पाकिस्तान में भी सूफी हो, अहमदिया हो या अलग अलग जो सेट हो इस्लाम के अंदर, उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि वही तरीके पे आओ जो आपका क्या था 6वीं शताब्दी में मोहम्मद साहब के द्वारा शुरू किया गया था, उसी पर आए। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो आपका बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो आपका इस्लाम के अंदर नहीं है, और सूफिज्म को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में आप जाइए, वहां सुन्नी वर्सेस शिया है, पूरी दुनिया में सुन्नी वर्सेस शिया है, और सुन्नी जो है वो शिया को टारगेट कर रहा है, जहां शिया मेजोरिटी में है वो सुन्नी को टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जिन्ना की जो बेकदरी हुई बनने अलग होने के बाद में, आप जानते रीजन एक ही था। रीजन क्या था? क्योंकि जिन्ना जो थे वो शिया थे, और यही बात आपको बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। और सूफी को टारगेट करना, ये तो ट्रेंड आपने कश्मीर के अंदर भी देखा। कश्मीर में भी जो सूफी मुस्लिम हुआ करते थे वहां भी उनको टारगेट किया गया। तो ये तो होना, मैं कोई बड़ी बात नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि जब आप इस प्रकार के टारगेट करते हैं, रेडिकलिज्म को लेकर चलते हैं, तो वहां पर एक अंदरूनी इनकी लड़ाई शुरू होती है कि किसका वर्चस्व होगा। और निश्चित रूप से साउथ एशिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है सूफी, वो सुन्नी जो समुदाय है उसकी जनसंख्या ज्यादा है, और सुन्नी जो है वो अपने आप को पूरा पावर में लाना चाहते हैं। तो ये झगड़ा नेचुरल स्वाभाविक रूप से होना ही था। और मैं तो मानता हूं कि और भी हमले आपको देखने को मिलेंगे सूफियों के ऊपर, सूफियों के मजारों के ऊपर, इस प्रकार के आपको अटैक्स देखने को मिलेंगे। जी,
सोडी साहब, जिस तरीके से लगातार चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आ रही हैं, और दूसरी ओर अगर बात सुरक्षा के लिहाज से करें तो मोहम्मद यूनुस की सरकार हर मोर्चे पर फेल होती नजर आ रही है। सोडी साहब, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से तब्दीलियां बांग्लादेश में जरूरी हैं, जिससे जो चीज़ें, जो सुरक्षा का मुद्दा आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, वो एक बार फिर से अंडर कंट्रोल्ड आए और जो बांग्लादेश में पीड़ित लोग हैं वो एक बार फिर से पहले की तरह शांति से अपना जीवन व्यापन कर सकें? अभिषेक जी, मोहम्मद यूनुस को 1 साल से ज्यादा हो गया है बांग्लादेश जी। में सत्ता संभाले, और 1 साल में हमने बांग्लादेश में कोई सुधार नहीं देखा। चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे उनके सूफी संत हो, सूफी लोग हो, किस तरह से इनके ऊपर अत्याचार और हमले हो रहे हैं। तो ये तो बात साफ है कि मोहम्मद यूनुस की काबिलियत में नहीं है अपने देश को सुरक्षित रखना। उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिला शांति के लिए, लेकिन वो अपने ही देश में बिल्कुल विफल रहे हैं कि वो अपने देश में ही शांति नहीं ला पाए हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मोहम्मद यूनुस को तुरंत बांग्लादेश में चुनाव कराने चाहिए जो कि इंक्लूसिव हो, फ्री और फेयर हो, ताकि जो भी पार्टी को बहुमत मिले वो पार्टी बांग्लादेश पे राज करे और बांग्लादेश को फिर खुशहाली के रास्ते पे लेके आए। देखिए अभिषेक जी, जब 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ और भारत उस आजादी में अहम भूमिका निभाई जब हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उसके बाद बांग्लादेश ने तरक्की की तरफ अपने कदम बढ़े। हालांकि बहुत चुनौतियां थी, लेकिन 2020 से जब शेख हसीना सत्ता में थी तो 2020 से बांग्लादेश में इतनी आर्थिक तरक्की हुई कि बांग्लादेश की आर्थिक व्यवस्था भारत की आर्थिक व्यवस्था से अच्छी हो गई। 2020 से लगातार बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत के पर कैपिटा जीडीपी से अच्छी हुई है, लेकिन पिछले साल 5 अगस्त 2024 को सब बदल गया और 1 साल के अंदर बांग्लादेश के अंदर जो कहर मचा है, जो खून की नदियां बही हैं, जो अत्याचार हुआ है और जो आर्थिक वहां पे नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए बहुत जरूरी है कि एक सरकार को तुरंत चुना जाए और वो सरकार फिर बांग्लादेश को शांति और खुशहाली के रास्ते पे लेके जाए। मोहम्मद यूनुस के बस का बिल्कुल नहीं है। मैं फिर कहूंगा वो अपने देश में बिल्कुल विफल हो चुके हैं। जी निपुण जी, दूसरी ओर जिस तरीके से चुनाव भी बेहद नजदीक आ रहे हैं, क्या जो स्थितियां इस वक्त बनी नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच आपको लगता है कि मोहम्मद यूनुस इतने काबिल हैं कि वो बांग्लादेश में सही तरीके से चुनाव करवा पाए? देखिए, कोई भी व्यक्ति है अभिषेक जी, कोई भी व्यक्ति को अकेला व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। वो तो पूरा एक सहयोग होता है संगठनों का, एक पूरे सहयोग का, तमाम तरह की चीजों का। लेकिन यूनुस के बैक में कौन है? यूनुस के बैक में तो वही सब लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं। अब कट्टरपंथियों से आप उम्मीद कर रहे हैं? आप देखिए, क्या देख, हमारे कहावत कही जाती है अभिषेक जी कि पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार के घटनाक्रम चल रहे हैं, माइनॉरिटीज को टारगेट, इस्लाम के अलग अलग सेट को टारगेट, पॉलिटिकल पार्टीज को आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, उनकी रैली आप होने दे रहे हैं, तो क्या एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो सकते हैं? और देखिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन तब होता है जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको कराए। आप खुद ही, यानी कि जो सरकार में बैठा हुआ सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति है, वो खुद आपका संवैधानिक तरीके से नहीं आया है, लोकतांत्रिक तरीके से नहीं आया है, तो उसके बारे में ये बात करना कि वह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा उम्मीद भी नहीं, मतलब हास्यप्रद सी बात मुझे लगती है। मैं निश्चित रूप से श्योर हो गया आपको कह सकता हूं कि इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट चुनाव होना बांग्लादेश में संभव ही नहीं है। वहां पर ये चीजें तभी संभव हो सकती थी कि जब एक लोकतांत्रिक सरकार होती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है उनको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका मिलता। एक बड़ा कड़वा सच है, कड़वा सच ये है कि आप जितने भी इस्लामिक नेशंस को देखोगे, वहां डेमोक्रेटिक सेटअप है ही नहीं। लोकतंत्र की जो मूल मान्यताएं हैं उसको कहीं ना कहीं इस्लामिक सेटअप नकारता है। तो जहां पर आपका लोकतंत्र मतलब स्वीकारा नहीं गया, स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे मूल्यों को स्वीकार ही नहीं किया गया है, तो वहां पर एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन होना संभव ही नहीं है। दुनिया में 57 कंट्री है अभिषेक जी, इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक कंट्रीज में मोस्टली जगह क्या है, आपका सल्तनत है, सुल्तान है, राजतंत्र है। एक तो बचे भी ईरान है, टर्की, ये भी हैं। इन सब कंट्रीज को अगर आप देखो तो आप कह सकते हैं कि क्या वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार है जहां विपक्षी दलों को स्वीकृति नहीं दी जाती, सुप्रीम लीडर फाइनल करता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। तो मेरा मानना ये है कि आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस प्रकार का कोई भी व्यवस्था वहां पर हो ही नहीं सकती, इस प्रकार का सिस्टम बन ही नहीं सकता। जी
सोडी साहब, दूसरी ओर जिस तरीके से जो स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच अगर देखा जाए, चुनाव अगर होते हैं तो कितनी मुश्किलों का सामना यहां पर सुरक्षा एजेंसियों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आर्मी चीजों को टेक ओवर करती है तभी बांग्लादेश में शांति स्थापित होती नजर आएगी। अभिषेक जी देखिए, अगर सुरक्षा बलों को पूरी तरह से छूट दी जाए कार्य करने की, किसी भी देश की सुरक्षा बल सार्थक होती हैं, सक्षम होती हैं अपनी कार्रवाई करने के लिए। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये कि उन्हें खुली छूट देनी चाहिए अपनी ड्यूटी करने के लिए। क्या बांग्लादेश में इस वक्त सुरक्षा बलों के पास खुली छूट है? बिल्कुल नहीं है। तो जब तक सुरक्षा बलों को बांग्लादेश में खुली छूट मोहम्मद यूनुस सरकार नहीं देगी, वो अपना ड्यूटी कर ही नहीं पाएंगे। और जब अपनी ड्यूटी कर नहीं पाएंगे तो वहां पे फ्री और फेयर इलेक्शंस होने तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी जो जिम्मेवारी है, ये पूरी और पूरी मोहम्मद यूनुस के ऊपर आके खत्म होती है कि अगर मोहम्मद यूनुस आज ऑर्डर पास करें कि बांग्लादेश में कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होगी जिसमें माइनॉरिटीज को या सूफी लोगों के ऊपर अत्याचार हो, बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ऑर्डर ही नहीं पास कर रहा है तो वहां पे कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है। बिल्कुल सोडी साहब, मतलब ये माना जाए कि अगर बांग्लादेश में आर्मी चीजों को टेक ओवर करती है, सुरक्षा को अपने हाथ में पूरी तरीके से फ्रीली लेती है, तो चीजें स्थिर होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज